हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का मिशन बिहार बोर्ड में। दोस्तों, हम लोग एक नए सीरीज लेके आए हैं जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव सीरीज। इस ऑब्जेक्टिव सीरीज में हम लोग सभी विषय का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन को मैं जो आपको पढ़ाऊंगा, सभी ऑब्जेक्टिव जो होंगे, आप लोगों ने इस तरह का ऑब्जेक्टिव कभी नहीं किया होगा, क्योंकि मैं इस तरह के ऑब्जेक्टिव बनाया हूँ। क्योंकि यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव आपको कराया जाएगा, सभी ऑब्जेक्टिव पिक्चर के आपको इससे ही समझाया जाएगा। मतलब जितने भी आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ कराए जाएंगे, सभी ऑब्जेक्टिव आपको तस्वीर के माध्यम से समझाया जाएगा, जिससे आपका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरी तरह से क्लियर और मक्खन हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले बायोलॉजी से ही शुरुआत करेंगे इस सीरीज का। जो पहला जो आपका जो चैप्टर है जैव प्रकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ प्रोसेस, उसका हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव सीरीज करेंगे। इसमें से हम लोग पहला टॉपिक आपका कवर करेंगे पोषण, है ना। फिर उस तरह से अगला इसका टॉपिक होगा, अगला जो लेक्चर होगा वो होगा श्वसन का। फिर उसी तरह से आपका परिवहन का, फिर उसी तरह आपका उत्सर्जन का। मतलब हम लोग इस लेक्चर में जो है क्या कर रहे हैं, जो आपका चैप्टर प्रत्येक चैप्टर का है, सभी चैप्टर बाय चैप्टर और टॉपिक बाय टॉपिक क्या कर रहे हैं, सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करेंगे। एक भी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा ना होगा जो आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो प्रत्येक चैप्टर से कर रहे हैं। ये चैप्टर बाय चैप्टर आपका क्या होगा, चैप्टर बाय चैप्टर प्लस टॉपिक बाय टॉपिक क्या होगा, प्रत्येक ऑब्जेक्टिव प्रश्न करे जाएंगे। और जो प्रश्न किए जाएंगे वो सभी प्रश्न आपको पिक्चर की सहायता से, चित्र की सहायता से समझाया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं हम लोग आगे। क्लास 10 बायोलॉजी का जो है जैव प्रकरण, जो पहला वाला चैप्टर है, उसका पहला टॉपिक पोषण का क्या कर रहे हैं हम लोग, ऑब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। यदि आपको ये सीरीज अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल है आपका, निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सजीव के मुख्य लक्षण हैं। आप लोगों ने सजीव और निर्जीव के बारे में पढ़ा होगा कि सजीव किसको बोलते हैं। सजीव वो होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर सजीव के लक्षण मौजूद होते हैं। अब सजीव के अंदर क्या क्या लक्षण होती है आप लोगों ने पढ़ा होगा, समझा होगा। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि सवाल के अंदर पूछा गया है कौन सजीव के मुख्य लक्षण है। मुख्य लक्षण बोलो तो मेन लक्षण कौन है, आपको यहाँ पर मुख्य लक्षण पहचानना है। पहला आपका है स्थानांतरण, दूसरा है श्वसन, तीसरा प्रकाश संश्लेषण, और आपका लास्ट हुआ है आपका इनमें सभी। जो सजीव होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण सभी नहीं करेंगे। जितने भी सजीव होंगे तो वो प्रकाश नहीं करेंगे, सिर्फ पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को अपनाते, मतलब और भी जंतु अपनाते हैं, लेकिन सभी तो जंतु नहीं करते हैं। लेकिन आपको पूछा गया सवाल में क्या कि मुख्य लक्षण किसका, सजीव का मुख्य लक्षण जो होते हैं वो होते हैं श्वसन, सांस लेना, सभी सजीवों का क्या है मुख्य लक्षण। इसी वजह से ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा पहला क्वेश्चन। अगला सवाल बात करेंगे, दूसरा सवाल है कोशिका के किस भाग में सजीव के सारे गुण विद्यमान होते मौजूद होते हैं। सवाल क्या है कि जो सजीव होते हैं, मतलब उनके कोशिका के किस भाग में सजीव के सारे गुण मौजूद होते हैं। तो आप लोगों ने कोशिका के बारे में पढ़ा होगा क्लास 9 में कि जो कोशिका होती है उसके मुख्य रूप से उसके 3 भाग होते हैं। पहला होता है क्या, कोशिका झिल्ली, या बाहर वाला परत है ना, कोशिका झिल्ली। उसके बाद बीच में होता है केंद्रक, और बाकी कोशिका झिल्ली और केंद्र झिल्ली के बीच जो झिल्लीनुमा द्रव पाया जाता है उसको बोलते हैं कोशिका द्रव। तो कोशिका द्रव समझना गौर से, जो कोशिका द्रव होता है, जो कोशिका द्रव होता है, उस कोशिका द्रव के अंदर सभी के सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। और जो आपका केंद्रक होता है नाभिक, केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक द्रव पाया जाता है। क्या पाया जाता है, केंद्रक द्रव पाया जाता है। तो केंद्रक द्रव और जीव द्रव को मिला के क्या कहा जाता है, केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव को मिला के कहा जाता है जीव द्रव। और जीव द्रव ही क्या करता है, किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए या किसी भी कोशिका को जीवित रहने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी वजह से क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, कोशिका के किस भाग में सजीव के सारे गुण मौजूद होते हैं। तो सजीव के सारे गुण किसमें मौजूद होते हैं, कोशिका के जीव द्रव में मौजूद होते हैं। तो ये था दूसरा क्वेश्चन। अब अगला सवाल बात करेंगे, तीसरा सवाल कहता है कि वह सारी क्रियाएं, क्वेश्चन क्या कहता है कि वह सारी क्रिया जिनके द्वारा सजीवों का क्या होता है, अनुरक्षण होता है, क्या कहलाता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा जैव प्रकरण लाइफ प्रोसेस के बारे में। लाइफ प्रोसेस क्या होती है, मतलब पढ़ा होगा कि सर पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, ये सब क्रियाएं जो होती है मिलकर क्या कहलाता है जैव प्रकरण लाइफ प्रोसेस। यहाँ पर क्या पूछा गया कि वह सारी क्रिया जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, मतलब जीवों के अंदर जो जैविक प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जैव प्रकरण कहते हैं। तो इस सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा, जैव प्रकरण। तो चलिए अगला बात करेंगे। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में कौन स्वपोषी है। स्वपोषी बोलो तो
मतलब कि आपका जो जीव अपना भोजन क्या होता है स्वयं मतलब बनाते हैं, किसी दूसरे जीव पर नहीं रहते। जैसे हमारा एक पौधा है तो ये पौधा क्या करता है, खाना स्वयं बनाएगा, किसी दूसरे जीव पर तो निर्भर नहीं रहेगा। जैसे हम लोग किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। जो स्वपोषी होते हैं उनका खाना उनके शरीर के अंदर बनता है। जैसे पौधा क्या होता है अपना शरीर के अंदर खाना बनाता है, लेकिन वहीं हम लोग का खाना कहाँ बनता है, शरीर के बाहर बनता है। तो सवाल क्या था कि निम्नलिखित में कौन स्वपोषी है, मतलब कौन आपका खाना स्वयं बनाएगा। तो पहला है जीवाणु, दूसरा है कवक, ऑप्शन नंबर क्या बोलते हैं सी कहता है सभी जीव। तो सभी जीव तो कभी भी क्या बोलते हैं कि खाना स्वयं नहीं बनाएगा ना। सभी हरे पौधे, तो सभी जितने भी हरे पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, खाना स्वयं बनाते हैं। और सभी हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। अगला बात करेंगे, अगला सवाल है 5वां, कहता है कि प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें किस पदार्थ का निर्माण होती है। आप लोगों को पता है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं, सूर्य से सूर्य प्रकाश को लेते हैं, वायुमंडल से क्या करते हैं CO2 गैस को लेते हैं, और मिट्टी के अंदर से जल और खनिज लवण को लेते हैं, और पत्तियों में मौजूद हरित लवक की सहायता से क्या करते हैं, पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं। लेकिन सवाल क्या था, प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में पदार्थ का निर्माण होता है कार्बोहाइड्रेट, बोले तो ग्लूकोज बोले तो C6H12O6। तो ये जो आपका प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसमें किस पदार्थ का निर्माण होता है, तो उसमें बेसिकली पदार्थ का निर्माण होता है कार्बोहाइड्रेट का। तो ये बात याद रखिएगा। अगला सवाल बात करेंगे हम लोग, 6वां नंबर सवाल कहता है गोबर छत्ता, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, मशरूम में किस प्रकार का पोषण होता है। मतलब जो हमारे गोबर छत्ता होता है वो किस प्रकार की पोषण की कैटेगरी में आता है, किस प्रकार की पोषण की मतलब विधि में आते हैं। आपको पता है कि जो मशरूम होते हैं बेसिकली कहाँ पर उगते हैं, जहाँ पर सड़े गले चीज होती है, यहाँ पर एक तरह बोले तो मृत जो चीजें होती है वहां पर वो क्या होता है, उगते हैं। तो हमारा जो गोबर छत्ता होता है वो सड़े गले चीजों से ही क्या करता है, अपने पोषण को अपनाता है। मतलब जो हमारा गोबर छत्ता है वो क्या करता है, जो मरे हुए चीज होती है उसी से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो कौन सा पोषण की प्रकार, मतलब इसमें कौन सा पोषण का प्रकार आ जाएगा, परजीवी या स्वपोषी या फिर मृतपोषी, यानी में से कोई नहीं। तो हमारा जो गोबर छत्ता है वो आता है किसमें, वो आता है हमारा मृतपोषी पोषण में। इसी वजह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अगला बात करेंगे, 7वां नंबर प्रश्न कहता है पौधे में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किसे होती है। मतलब कि जो पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, को पता है कि पौधे जो है हमारा क्या करेगा, सूर्य से सूर्य प्रकाश को ग्रहण करेगा। तो सूर्य प्रकाश को ग्रहण करने की क्षमता, अवशोषित करने की क्षमता पौधे की किस भाग को होती है, क्लोरोफिल वर्णकों को, रंध्र को, या फिर सभी कोशिकाओं को, या फिर परिवहन ऊतक को। मतलब कि हमारा जो पौधा होता है वो सूर्य प्रकाश को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में यूज करेगा। तो उसका अवशोषण करने की क्षमता किस भाग को होता है, तो याद रखिएगा किसको होती है, क्लोरोफिल, किसको, क्लोरोफिल वर्णकों को होता है। क्लोरोफिल जो वर्णक होता है, जो क्लोरोफिल अणु होते हैं, उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है सूर्य प्रकाश को अवशोषित करना, अवशोषित करके किसको, सूर्य प्रकाश को किसमें बदलना, पता है, रासायनिक ऊर्जा में बदलना। तो ये था आपका 7वां नंबर प्रश्न। अगला बात करेंगे 8वां नंबर प्रश्न कहता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में गैस CO2 और O2 का आदान प्रदान किस अंग द्वारा होता है। हमारा जो पौधा होता है, जो हमारा पौधा होता है बेसिकली वो क्या करता है, CO2 को क्या करता है, CO2 को ग्रहण करता है, और CO2 क्या करता है, CO2 को ग्रहण करता है, O2 क्या करता है, बाहर निकलता है। तो CO2 और O2 का आदान प्रदान पौधे की किस भाग द्वारा होता है, ये सवाल पूछा गया। पहला ऑप्शन कहता है जड़ द्वारा, दूसरा ऑप्शन कहता है तना द्वारा, ऑप्शन नंबर सी कहता है पत्तों में अवस्थित रंध्र द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो समझना बात यह है कि सर जो पौधे होते हैं उसमें CO2 और O2 का आदान प्रदान किसके द्वारा होती है, तो याद रखिएगा किसके द्वारा होती है पत्तों में मौजूद किसके द्वारा, रंध्र के द्वारा। पत्ती जो होती है उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, रंध्र, या इंग्लिश में बोले तो स्टोमाटा कहते हैं। उसी की सहायता से क्या करते हैं पौधे अपना O2 और CO2 का आदान प्रदान करती है। तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में CO2 और O2 का आदान प्रदान किसके द्वारा होती है, पत्तियों के रंध्र द्वारा होती है। अगला सवाल बात करेंगे 10वां, कहता है
लार जिसको बोलते हैं सलाइवा में किस ग्रंथि का स्राव होता है, मतलब जो सलाइवा जो लार होती है वो किसके द्वारा मतलब क्या बोलते किस ग्रंथि से स्रावित होती है। पहला प्रश्न क्या बोलते पहला ऑप्शन है पेरोटिड ग्रंथि, दूसरा है यकृत ग्रंथि, तीसरा है आपका जवर ग्रंथि, ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका यहाँ पर आंत ग्रंथि होगा ना, आम नहीं आंत ग्रंथि। तो लार ग्रंथि जो हमारा जो लार जो थूब होता है, जो बच्चे क्या बोलते हैं जो भी मतलब हमारे मतलब लार होते हैं, वो लार बेसिकली किस ग्रंथि से स्रावित होती है, तो याद रखिएगा वो होती है पेरोटिड ग्रंथि। जो हमारे मुख्य मतलब जो हमारे मुख्य ग्वार जो हमारी मुंह होती है उसमें कितने पता है 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, जोड़ी बोलो तो 3 बाकी 6 आपका लार ग्रंथि पाई जाती है। तो उसमें से ग्रंथि है पेरोटिड ग्रंथि। तो पेरोटिड ग्रंथि क्या करती है, लार का निर्माण करती है, लार का स्रावित करती है ना, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा को आपका बोले तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा पहला 10वां नंबर क्वेश्चन का। अगला प्रश्न बात करेंगे 11वां नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में क्या जठर रस में उपस्थित नहीं होता है, मतलब कि जो हमारा जठर रस होता है, कौन सा रस, जठर रस जो जठर ग्रंथि से स्रावित होता है, वो मतलब जो हमारा जठर ग्रंथि से स्रावित होने वाले रस को बोलते जठर रस। तो जठर रस में क्या उपस्थित नहीं होता, क्या नहीं पाया जाता है ना, ये सवाल पूछा गया है। तो हमारा जो जठर रस होता है उसमें क्या क्या पाया जाता है पहले पता कर लीजिए। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसमें पाया जाता है पेप्सिनोजोन, उसमें पाया जाता है म्यूकस, लेकिन पीत नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता, पीत। तो हमारा पीत जो होता है वो जठर रस में नहीं पाया जाता। पीत कहाँ पाया जाता है, पित्ताशय में पाया जाता है ना, याद रखिएगा। तो जठर रस में क्या उपस्थित नहीं होता है, पीत नहीं उपस्थित होता, इसी वजह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल बात करेंगे आपका 12वां सवाल कहता है निम्नलिखित में कौन मनुष्य की छोटी आंत का भाग नहीं है। जो छोटी आंत होती है, आप लोगों ने छोटी आंत देखा होगा है ना, ये देख पा रहे होंगे छोटी आंत है। तो ये छोटी आंत जो होती है उसका कौन मतलब इसमें मतलब ऑप्शन दिया हुआ है 4 ऑप्शन। पहला है आपका ड्यूनियम, दूसरा ऑप्शन है कोलन है ना, ऑप्शन नंबर सी कहता है आपका जेजुनम, ऑप्शन नंबर सी कहता है अब डी कहता है आपका इलियम। तो क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य के छोटी आंत का भाग नहीं है। मनुष्य के छोटी आंत का कौन भाग नहीं है, तो मनुष्य के छोटी आंत की 3 भाग होती है, क्या क्या, एक होती है ड्यूनियम, एक होती है आपका जेजुनम और एक होती है इलियम। तो आपको पूछा गया कौन भाग नहीं है, तो कोलन जो होता है कोलन ये छोटी आंत का भाग नहीं है ना। तो कोलन आपका बड़ी आंत का भाग है, इसी वजह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी बी आपका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा 12वां क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका बी राइट हो जाएगा। छोटी आंत का भाग कौन नहीं है, कोलन भाग नहीं है, बाकी ड्यूनियम आपका जेजुनम इलियम क्या है, छोटी आंत का भाग है। ओके राइट। आगे बात करेंगे हम लोग, बात करेंगे 13वां सवाल। 13वां नंबर कहता है प्रश्न कहता है कि इनमें कौन अवशोषी अंग है। अवशोषी अंग पहले किसे कहते हैं इसको समझ लीजिए। अवशोषी अंग ऐसे अंग को कहा जाता है जो हमारे शरीर में मौजूद तो होते हैं लेकिन उनका हमारे शरीर में कोई विशेष काम नहीं होता है, बोले तो काम ही नहीं होता है। ऐसे अंग को बोलते हैं अवशोषी अंग जो हमारे शरीर में तो होता है लेकिन उसका काम नहीं होता। जैसे हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर क्या होती है, एक पाया जाता है बेकार अंग जो हमारे शरीर में तो है लेकिन उसका कोई काम नहीं है। तो उस अंग का नाम क्या है, उसका नाम है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या है पता है, अपेंडिक्स जो है वो हमारे शरीर का एक अवशोषी अंग है। इसी वजह से ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। बाकी ये आपका उदरीगामी कलोन, अधोगामी कलोन है ना, ये आपका अनुकर्मी कलोन, ये सब क्या बोलते हैं कि आपका बड़ी आंत का भाग है, याद रखिएगा। बाकी आपका जो अपेंडिक्स है ये क्या है, छोटी आंत का सॉरी आपका जो अपेंडिक्स है क्या अवशोषित अंग है, मतलब बोले तो आपका बेकार अंग है, मतलब बोले तो हमारे शरीर में कोई इसका काम नहीं है। अवशोषी अंग जिसका हमारे शरीर में कोई काम नहीं होता है। अगला बात करेंगे 14वां नंबर सवाल कहता है मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है, मतलब जो हमारा मनुष्य है उसमें पाचन की जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ से प्रारंभ होती है। तो मनुष्य में पाचन की जो प्रक्रिया होती है बेसिकली जब हम क्या करते हैं भोजन को मुंह में लेते हैं तो वहीं से शुरू हो जाती है। मतलब जैसे ही हम भोजन क्या करेंगे अपने मुंह में डालेंगे तो वहीं से पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और कहाँ तक समाप्त होती है, याद रखना समाप्त होती है रेक्टम मलाशय तक है ना, बोले तो छोटी आंत तक समाप्त हो जाती है ना। बेसिकली मनुष्य में भोजन की जो पाचन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ तक समाप्त होती है, वो समाप्त होती है छोटी आंत में, छोटी आंत के इलियम तक। तो सवाल क्या है कि मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया कहाँ प्रारंभ मतलब क्रिया प्रारंभ होती है, कहाँ से, तो मुख्य गुहा से या ग्रास नली से या फिर आमाशय से या फिर यकृत से। तो कहाँ से, मुख्य गुहा से होता है। मुख्य गुहा मतलब मुंह। तो जब हम क्या करते हैं खाना को मुंह में डालते हैं, भोजन को जब मुंह में डालते हैं तो वहीं से पाचन की प्रक्रिया क्या होती है, शुरू हो जाती है। इसी वजह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, को आपका राइट हो जाएगा 14वां नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न बात करेंगे 15वां नंबर प्रश्न कहता है इनमें से कौन आमाशय ग्रंथि का या आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है। हमारा जो
आमाशय ग्रंथि है, उसी को हम लोग जठर ग्रंथि भी कहते हैं ना। तो जठर ग्रंथि या आमाशय ग्रंथि जो होता है उसका भाग नहीं है। तो जठर ग्रंथि आमाशय ग्रंथि के कितने भाग होते हैं, पहले इसको याद रखिएगा। जठर ग्रंथि आमाशय ग्रंथि के कई भाग होते हैं। पहला आपका भाग है म्यूकस कोशिका, ये म्यूकस कोशिका जठर ग्रंथि का ही भाग है। ज़ाइमोजन कोशिका है, और क्या बोलते हैं कि आपका जो ये होती है मुख्य पित्त कोशिकाएं, और जो क्या बोलते हैं एंजाइम कोशिका होती है। देखिए ऑप्शन नंबर को, ऑप्शन नंबर खो और ऑप्शन नंबर घो, ये तीनों क्या है, मतलब जो म्यूकस कोशिका है, जो ज़ाइमोजन कोशिका है, जो क्या बोलते हैं कि एंजाइम कोशिका है, ये बेसिकली क्या होती है, ये छोटी मतलब हमारी आमाशय जो है, हमारा जो जठर ग्रंथि है इसका भाग है, लेकिन हमारा जो मुख्य पित्त कोशिका है ये भाग नहीं। इसी वजह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका राइट हो जाएगा 15वां नंबर क्वेश्चन का, याद रखिएगा। तो जठर ग्रंथि का भाग कौन नहीं है, जठर ग्रंथि का भाग मुख्य पित्त कोशिका नहीं है। बाकी म्यूकस कोशिका, ज़ाइमोजन कोशिका, बाकी एंजाइम कोशिका क्या होती है, ये हमारी जठर ग्रंथि का भाग होता है। इसी वजह से ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला बात करेंगे 16वां नंबर प्रश्न, कहता है भोजन किस रचना के कारण मुख्य गुहा से भोजन ग्रास नली में क्या होता है, नहीं जा पाता है। मतलब जो भोजन हम ग्रहण करते हैं वो भोजन बेसिकली क्या होता है, मुख्य गुहा से आगे की ओर बढ़ती है। कहाँ पर आती है, हमारा जो क्या बोलते हैं कि ये है जो हमारा आगे जो नली है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका जो हमारा क्या होता है, जो हमारा आगे का जो नली होता है, आहार नाल में आगे का जो भाग है मुख्य गुहा के बाद, उसमें जो हमारा भोजन होता है श्वास नली, और एक नली होती है क्या, एक होती है आपका श्वास नली, एक होता है आपका भोजन जिसको बोलते हैं कंठ द्वार, एक होता है निगल द्वार। तो कंठ द्वार और निगल द्वार जो होती है उसमें भोजन को क्या करते, अलग करने का एक आपका अलग सा हिस्सा लगा होता है। जब हम भोजन को खाते हैं तो वो भोजन श्वास नली में नहीं जाए, उसके लिए क्या होता है, एक आपका अंग लगा होता है। उस अंग का नाम क्या है, उसका नाम है एपिग्लोटिस। क्या नाम है, एपिग्लोटिस। तो याद रखिएगा भोजन किस रचना के कारण मुख्य गुहा से भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है, एपोग्लोटिस, जो किसकी बनी होती है, जो मांस की बनी होती है, जो कहाँ पर होती है, जो हमारा कंठ द्वार होता है वहीं पर वो अवस्थित होता है। जो क्या करता है, जो हमारा श्वास नली है, जो हमारा कंठ द्वार है, दोनों को क्या करता है, अलग करने का काम करता है। मतलब भोजन श्वास नली में ना जाए इसके लिए क्या करता है, एक संरचना बनी होती है मांस का, उसको बोलते हैं एपिग्लोटिस, जो क्या करती है भोजन को मुख्य गुहा से क्या करता है, मुख्य गुहा से भोजन को आगे जाने के लिए एक तरह से मदद करता है, श्वास नली में जाने से रोकता है। याद रखिएगा 16वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला सवाल बात करेंगे आपका 17वां नंबर प्रश्न, कहता है छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वो क्या कहलाता है। मतलब हमारा जो भोजन होता है जब उसका पाचन क्या होता है, छोटी आंत में पूर्ण हो जाती है, तो उसको उस भोजन के स्वरूप को क्या कहा जाएगा, काइम कहेंगे, या फिर सक्कस एंटेरिकस कहेंगे, या फिर मल कहेंगे, या फिर चाइल कहेंगे। तो पहले सुन लीजिए, हमारा जो भोजन होता है जब क्या होता है उसका पाचन आमाशय में पूरा हो जाता है तो भोजन का स्वरूप थोड़ा लई की तरह हो जाता है। मतलब भोजन का स्वरूप जो होता है मतलब थोड़ा लई की तरह हो जाता है। तो उस भोजन को स्वरूप को क्या कहेंगे, उस समय तो बोलेंगे काइम बोलेंगे। लेकिन जब भोजन आपका कहाँ पर, छोटी आंत में पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है तो भोजन का स्वरूप और भी गाढ़ा लई, पतला लई की तरह हो जाता है। तो उस भोजन के स्वरूप को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं चाइल, है ना। याद रखिएगा मतलब भोजन छोटी आंत में पच करके पूरी तरह से पच जाएगा तो उसको चाइल कहा जाएगा। लेकिन भोजन जब किसमें, आमाशय में पचेगा तो उसको बोलेंगे काइम। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी राइट हो जाएगा। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। अगला प्रश्न बात करेंगे हम लोग 18वां नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित किस रचना से मदद की सहायता से अपना क्या होता है, अमीबा अपना भोजन को ग्रहण करता है। तो अलग अलग अंग दिया हुआ अमीबा के बारे में जानते हैं। अब अमीबा जो होता है वो किस रचना की सहायता से अपने भोजन ग्रहण करता है। देखो अमीबा जो होती है इसकी बाहरी जो आपको दिख रहा होगा ना ये वाला क्षेत्र है, इसको बोलते हैं लोग कुटपाद। क्या बोलते हैं इसको, कुटपाद। अमीबा जो होता है कुटपाद की सहायता से ढका होता है, उसी से क्या करता है वो अमीबा अपना भोजन को ग्रहण करता है। तो किसकी सहायता से भोजन पकड़ता है, कुटपाद, न्यूक्लियस, या फिर आपका भोजन राजधानी, या फिर कोशिका मुख। तो ये क्या अमीबा जो होता है कुटपाद की सहायता से क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है। इसी वजह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न बात करेंगे हम लोग 19वां नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन अमीबा में पोषण की प्रक्रिया में एक नहीं है। मतलब अमीबा में पोषण की क्रिया में एक नहीं है। मतलब अमीबा जो होता है पोषण की प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होती है, 3 स्टेप में पूरी होती है। पहला होता है अंतग्रहण, जो भोजन को ग्रहण करेगा, उसके बाद भोजन का पाचन होगा, उसके बाद तीसरा भोजन पच करके बाहर निकलेगा। तो अमीबा में पोषण की प्रक्रिया क्या होती है, 3 चरणों में पूरी होती है। आपका अंतग्रहण, पाचन, बहिष्करण। पूछा क्या गया है, पोषण की क्रिया में एक नहीं है, तो पोषण की प्रक्रिया में आपका अपघटन नहीं है। तो अमीबा में क्या होता है, अमीबा में पोषण की प्रक्रिया आपका में
ये क्रिया नहीं होती, अपहरण की प्रक्रिया नहीं होती। इसी वजह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी राइट हो जाएगा। बाकी ये 3 क्रिया होती है, अंतःग्रहण, पाचन, बहिष्करण। अमीबा का क्या है, पाचन की प्रक्रिया का, पोषण की प्रक्रिया का चरण है, स्टेप है, 3 चरण में पूरी होती है, अंतःग्रहण, पाचन, बहिष्करण। बाकी अपहरण नहीं होता। इसी वजह से ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा 19वां नंबर प्रश्न का। अगला बात करेंगे 20वां नंबर प्रश्न। कहता है अमीबा भोजन का पाचन किस अंग में होता है, मतलब अमीबा में भोजन का पाचन, अमीबा में जो भोजन पचता है किस अंग में होता है ना, फुटपाद में, भोजन राजधानी में, केंद्रक में या कोशिका झिल्ली में। तो अमीबा जो होता है वो भोजन का पाचन किस भाग में होता है, इसको याद रखिएगा। उसका भोजन का पाचन भोजन राजधानी में होता है। देखो जो भोजन वो फुटपाद की सहायता से पकड़ेगा तो वो भोजन कहाँ पर उनके शरीर में आएगा, उसके क्या बोलते हैं अंदर आएगा। तो वहां पर जो होती है बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, बहुत सारे क्या होती है उसके अंदर राजधानी पाई जाती है, किसके अंदर, आपका अमीबा के अंदर। तो राजधानी और एंजाइम की सहायता से क्या करता है, अपना भोजन जो ग्रहण किया है अमीबा उसका क्या करेगा, उसका पाचन करेगा। तो याद रखिएगा अमीबा में भोजन का पाचन किस भाग में होता है, तो भोजन राजधानी में होता है। अगला बात करेंगे 21वां नंबर प्रश्न। कहता कि पैरामीशियम में भोजन का अंतःग्रहण शरीर के किस भाग से होता है। हमारा जो पैरामीशियम होता है उसका चित्र देख पाएंगे। पैरामीशियम जो होता है सीलिया और फ्लेजिला दोनों का होता है। सीलिया किसको बोलते हैं, बड़े बड़े कांटे को, छोटे छोटे कांटे को बोलते हैं फ्लेजिला। तो सीलिया और फ्लेजिला की सहायता से क्या करता है वो, मतलब भोजन एक तरह से अपने आप को मूवमेंट करता, गति करता है। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि पैरामीशियम में भोजन का अंतःग्रहण शरीर के भाग से होता है, तो उसका अंतःग्रहण उसके लिए एक विशेष अंग होता है। याद रखिएगा जो अमीबा होता है उसका कोई विशेष अंग नहीं होता है भोजन को ग्रहण करने के लिए, लेकिन वहीं पर जो पैरामीशियम होता है भोजन को ग्रहण करने के लिए एक विशेष अंग, उसका एक मुख होता है ना, उसी से क्या करता है भोजन को ग्रहण करता है। तो सवाल क्या पूछा गया है, पैरामीशियम में भोजन का अंतःग्रहण शरीर के किस भाग से होता है। तो आप खुद देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपका अलग अलग ऑप्शन दिया, भोजन राजधानी से, सीलिया से, कोशिका मुख से। तो कोशिका मुख से क्या करता है भोजन को वो ग्रहण करता, कौन, आपका पैरामीशियम। इसी वजह से ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21 का। अगला बात करेंगे 22वां नंबर प्रश्न। कहता है अमीबा में पोषण की किस क्रिया, मतलब किस क्रिया को नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। देखिए इस चित्र को आप ध्यान से देखिएगा, इसमें जो दिया हुआ जो रेड कलर का ये खाद्य चिन्ह है, क्या है, आपका भोजन है। कि ये जो आपको दिया हुआ ना भोजन है ना, ये भोजन क्या करता है, ये फुटपाथ की सहायता से क्या करता है वो पकड़ता है, और पकड़ क्या होता है अमीबा के क्या होता है, अमीबा के अंदर चले जाता है और जाकर क्या होता है उसका पाचन शुरू होता है। तो कहने का मतलब ये कि इस चित्र के अंदर जो दिखाया गया है कि जो हमारा खाद्य है, जो हमारा जो अमीबा होता है उसका जो भोजन होता है एक तरह से उसके शरीर के अंदर आ रहा है, अंतःग्रहण हो रहा है। तो बोला गया क्या कि अमीबा में पोषण की क्रिया को नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। इस चित्र में अमीबा का कौन सी प्रक्रिया को दर्शाया गया है, तो अंतःग्रहण को दर्शाया गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ये राइट हो जाएगा 22वां नंबर प्रश्न का। अगला सवाल बात करेंगे हम लोग 23वां नंबर प्रश्न। कहता है कि मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। मनुष्य को आहार नाल प्लस समझिए, आहार नाल किसे कहते हैं, भोजन का पाचन जिस नली में होती, जिस नाल में होती है उसे हम लोग कहते हैं आहार नाल। मतलब मनुष्य में भोजन का पाचन जिस नली के अंदर होता है, जिस नाल में होता है उसको हम लोग बोलते हैं आहार नाल। तो आहार नाल जो होती है उसकी लंबाई कितनी है, 8 से 10 मीटर, 8 से 10 सेंटीमीटर, 2 से 4 मीटर, 1 से 2 मीटर। तो याद रखिएगा आहार नाल की जो लंबाई है 8 से 10 मीटर होती है, सेंटीमीटर नहीं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। वही बात करें आपका आहार नाल में एक भाग होता है छोटी आंत। छोटी आंत की लंबाई यदि पूछे तो याद रखिएगा कितनी होती है, 6 मीटर होती है। कितनी होती है, 6 मीटर होती है। किसका, आपका छोटी आंत की लंबाई। सबसे बड़ी आहार नाल का सबसे बड़ा भाग का नाम क्या है, आपका छोटी आंत, ये छोटी आंत याद रखिएगा। अगला बात करेंगे 24वां प्रश्न। मनुष्य को भोजन की क्या विभिन्न स्वादों का ज्ञान निम्नलिखित किस रचना की मदद से होता है। देखिए जो हमारा जो क्या बोलते हैं जीभ होता है, बेसिकली वो क्या करता है उसके मतलब जीभ में अलग अलग, मतलब जीभ में बहुत सारी क्या बोलते हैं छोटी छोटी छिद्र पाए जाते हैं ना। जो जीभ होता है इसमें छोटे छोटे, आपको दिख रहा होगा छोटे छोटे क्या होते हैं, अलग छोटे छोटे कलिकाएं होती है ना, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं स्वाद कलिकाएं। इन स्वाद कलिकाओं से क्या करती है, अलग अलग स्वाद का पता लगाती है। जैसे अभी आपने अचार खाया होगा तो खट्टा लगा होगा, आपने कुछ यदि कुछ नमकीन चीज़ का नमकीन लगा होगा, आपने कोई चीज़ जैसे मान लीजिए आपने कोई मीठी चीज़ खाया होगा आपको मीठा। तो किसी भी चीज़ का स्वाद का यदि आपको पता, ज्ञान का पता होता है, स्वाद का यदि आपको पता लगता है तो किसकी वजह से वो पता होता है, स्वाद कलिकाएं। ये स्वाद कलिकाएं क्या होती है, हमारा जीभ जो होता है, हमारा जो जीभ के ऊपर कुछ छोटे छोटे क्या होती है कलिकाएं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को क्या बोलते हैं, स्वाद कलिकाएं बोलती है। इन स्वाद कलिकाओं की मदद से क्या होती है, हमारा क्या होता है, स्वाद का पता लगता है, स्वाद का पता लगाते हैं। ओके, अगला बात करेंगे आपका
24वां नंबर हो गया। आगे बात करेंगे हम लोग 25वां नंबर प्रश्न। 25वां नंबर प्रश्न कहता है दांतों की अच्छी प्रकार से सफाई करने पर दांतों पर बनने वाला एक अस्थायी परत क्या कहलाता है। देखो जब हम क्या करते हैं, लंबे समय तक भोजन करते हैं, मतलब लंबे समय तक दांतों की सफाई नहीं करते हैं, तो हमारी दांतों में क्या होती है, एक अस्थाई परत बन जाता है जो पीले कलर का हो जाता है ना। आप देख पा रहे हो कि चित्र में हमारे दांतों में पीला पीला जो जमा हुआ है ना, ये पीला पीला जो निकाला गया है, तो ये जो पीले पीले जो दांतों में जो चिपके होते हैं सफ़ेद सफ़ेद, ये बेसिकली क्या होते हैं, ये बेसिकली हमारे दांतों के ऊपर लंबे समय तक जब हम उसकी सफाई नहीं करते हैं इसकी वजह से परत जमता है। तो ये जो जमता है ये क्या कहलाता है ना, तो दांतों पर बनने वाली अस्थाई परत को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग दंत प्लाक। क्या बोलते हैं इसको, दंत प्लाक। दांतों में क्या होती है, जब हम लंबे समय तक हम साफ सफाई नहीं करते हैं तो क्या दांतों के ऊपर एक आपका क्या होती है, पीली अस्थाई परत जम जाती है। उस परत को क्या बोलते हैं, दंत, मतलब उस परत का नाम है क्या, उस परत का नाम है आपका दंत प्लाक, है ना। उस प्रक्रिया को हम लोग दंत प्लाक कहेंगे, ये बात याद रखिएगा। अगला बात करेंगे हम लोग 26वां नंबर प्रश्न। 26वां नंबर प्रश्न कहता है इनमें कौन मनुष्य के मुख्य गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथि नहीं है। मतलब मनुष्य के मुख्य गुहा में पाए जाने वाली लाल ग्रंथि कौन नहीं है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो लाल ग्रंथि होती है बेसिकली वो कितने प्रकार की होती है, मतलब 3 जोड़ी पाई जाती है हमारे मुख्य गुहा में। एक होते पेरोटिड, एक होता है क्या बोलते हैं कि सबमिंडिबुलर, और एक होता है सबलिंगुअल। तो ये 3 जो होती है क्या है, ये लार ग्रंथियां, इसको याद रखिएगा। ये क्या है, ये हमारा लार ग्रंथि है। पूछा क्या गया, मुख्य गुहा में पाए जाने वाली लाल ग्रंथि नहीं है, तो हमारा जो अग्नाशय है, ये अग्नाशय क्या है, अग्नाशय हमारा लाल ग्रंथि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए राइट हो जाएगा 26वां नंबर प्रश्न का। अगला बात करेंगे हम लोग, आगे बात करेंगे हम लोग क्या, 27वां नंबर प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। मानव शरीर के अंदर कई ग्रंथि पाई जाती है ना, मानव शरीर के अंदर कई ग्रंथि पाई जाती है, उनमें से पूछा यह गया कि सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है आपका यकृत, जिसको बोलते हैं क्या, लीवर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीवर। ये चित्र में जो दिख रहा है ना रेड कलर का, यही क्या है, लीवर है। क्या है ये आपका लीवर, जो रेड कलर का दिख रहा होगा ना, ये क्या है आपका लीवर। तो लीवर क्या है, यकृत क्या है, ये मतलब मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, इसको याद रखिएगा। अगला बात करेंगे हम लोग 28वां नंबर प्रश्न। 28वां नंबर प्रश्न कहता है आमाशय की भीतर दीवार पर किस प्रकार की कोशिकाओं का स्तर होता है। देखिए जो हमारा आमाशय होता है उसके जो क्या दीवारें होती है, वहां पर क्या होती है, वहां पर बेसिकली अलग अलग क्या बोलते हैं कि मतलब संरचना होती है। तो पूछा यह गया कि आमाशय की भीतरी दीवार पर किस प्रकार की कोशिकाओं का स्तर होता है। तो बेसिकली जो आपका क्या होता है, जो हमारा क्या है, जो हमारा आमाशय है उसकी जो दीवार होती है वो किसकी बनी होती है, पता होना चाहिए आप लोगों को। वो होती है स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक की। आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे ऊतक का प्रकार, सल्का एपिथेलियम ऊतक, क्यूबाइरल एपिथेलियम ऊतक, पेरिस्टाइल एपिथेलियम ऊतक। तो स्तंभाकार जो एपिथेलियम ऊतक होती है उसी से क्या होती है, हमारा आमाशय की दीवार बना होता है। इसी वजह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका राइट हो जाएगा 28वां नंबर प्रश्न का। याद रखिएगा किसकी बनी होती है, आमाशय की दीवार स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिकाओं का बना होता है। अगला बात करेंगे 29वां नंबर प्रश्न कहता है आमाशय की दीवार में होने वाली घाव, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, पेप्टिक अल्सर, निम्नलिखित में किसके अधिक स्राव के होने से कारण होता है ऐसा। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम लोग लंबे समय तक यदि भोजन नहीं ग्रहण करते हैं तो उससे भी इस तरह के घाव होती है, पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर क्या होता है कि आमाशय की दीवार में कुछ घाव जैसी छोटी छोटी क्या होती है, छिद्र, मतलब कुछ छोटे छोटे घाव जैसी संरचना दिखाई पड़ती है, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। जो पेप्टिक अल्सर होता है वो 2 कारणों से होती है, एक होती है अत्यधिक अम्ल का स्राव होने से, और दूसरा लंबे समय तक भोजन ना करने से। तो प्रश्न क्या था, आमाशय की दीवार में होने वाले घाव पेप्टिक अल्सर निम्नलिखित में किसके अधिक के स्राव होने से होता है। तो अम्ल का स्राव अधिक होने से क्या होती है, पेप्टिक अल्सर होता है। इसी वजह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका राइट हो जाएगा 29वां नंबर प्रश्न का। अगला बात करेंगे हम लोग 30वां नंबर प्रश्न। 30वां नंबर प्रश्न कहता है मानव आहार नाल के किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है। मैंने थोड़ी देर पहले प्रश्न आपको बोला था कि मनुष्य की जो आहार नाल होती है, मतलब भोजन का पानी जिस नाल में होता है उसको बोलते हैं आहार नाल। तो आहार नाल में किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है। तो आहार नाल में सबसे अधिक जो लंबाई होती है किस भाग की होती है, आपको मैंने बताया छोटी आंत की। किसकी होती है, छोटी आंत की। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो मैंने बताया था आपको 6 मीटर कितना होता है, 6 मीटर। वही बात करें आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो आहार नाल की लंबाई जो होती है आपका 8 से 10 मीटर, कितना 8 से 10 मीटर, याद रखिएगा ना। 8 से 10 क्या होता है, 8 से 10 आपका मीटर लंबाई होता है किसका, आहार नाल का, है ना, याद रखिएगा ये बात।
तो ये आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर, बाकी छोटी आंत की लंबाई कितना 6 मीटर होता है। आप यहाँ पर देख पाइएगा, चित्र के माध्यम से यहाँ समझ पाइएगा। देखो यहाँ पर ये जो आपका है छोटी आंत है ना, और ये आपका क्या है, ये आपका अमाशय है, और ये आपका क्या है, ये आपका यकृत लीवर है ना, बाकी ये है आपका पित्ताशय है ना, ये बड़ी आंत आपको ऊपर मुझे दिख रहा होगा, ये आपका बड़ी आंत है, बाकी ये आपका अपेंडिक्स जो आपका अवशोषित अंग कहलाता है। तो ये था संरचना किसका, ये था संरचना मानव के आहार नाल का। तो मैंने आपको 30 प्रश्न कराया इस सीरीज में। इस सीरीज का नाम क्या है, इस सीरीज का नाम है हमारा क्या, इस सीरीज का नाम है हमारा, मैंने आपको सीरीज का नाम बताया, हमारा जो है ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है। इस ऑब्जेक्टिव सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक सब्जेक्ट का, प्रत्येक विषय का क्या करेंगे, प्रत्येक विषय का अलग अलग सीरीज लेके आएंगे। तो मैं बायोलॉजी का भी सीरीज लिया जिसमें मैं एक टॉपिक कवर किया पोषण। अगला जो इसका लेक्चर होगा वो होगा उत्सर्जन का, किसका होगा, उत्सर्जन का। उसी तरह मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, सोशल का, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट का क्या होगा, अलग अलग सीरीज निकालेंगे। इस सब सीरीज में हम आपको सभी क्वेश्चन जो कराते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट तो है ही है, बाकी आपको रिवीजन करने के लिए भी इन सभी प्रश्नों को यहाँ पर हम करवाते हैं। तो इस बात का याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा चित्र के माध्यम से। और मैं आपको बता दूं, ये आपका 30 प्रश्न जो यदि आपने किया है, यदि आपके 30 प्रश्न में से कोई भी दिक्कत हो, कोई भी आपको परेशानी हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमें पूछ सकते हैं। बाकी मैं आपको यही कहूँगा, इस सीरीज को आप पूरे ढंग से भी करेंगे तो आपको बिहार बोर्ड में 450 प्लस मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि मैं इस सीरीज के अंदर जो भी प्रश्न आपको कराऊंगा, सभी प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण होगा ही होगा, साथ ही साथ आपको चैप्टर को समझने के लिए भी बहुत ज्यादा आसान हेल्प करेगा, मदद करेगा। तो बात यहाँ पर यह है कि हमारा जो सीरीज है ये तो शुरुआत कर लिए हैं, अब बात यह है कि आप लोग हमें कितना मोटिवेशन देते हैं। यदि आपको ये सीरीज अच्छा लगा, अगला किस टॉपिक पर आप सीरीज चाहते हैं, किस तरह के वीडियो आप पसंद करना चाहते हैं देखने, किस तरह के क्लास आप चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपके प्रत्येक कमेंट को पढ़ता हूं, आप हमें कमेंट करिए, मैं आपके सामने में लेकर के हाजिर होऊंगा। तो मिलते हैं अगले सीरीज में, अगले लेक्चर में। जब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।